सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 से। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जकोबियंस के बारे में कि जकोबियंस ने कैसे लुई द 16 को हटाया और वहाँ पर एक तरीके से अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, जकोबियंस की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। तो इट वाज अ टाइम ऑफ 21 ऑफ सितंबर 1792 जब लुई द 16 को हटा दिया गया और वहाँ पे जकोबियंस ने एक तरीके से अपना जो रूल था वो एस्टेब्लिश किया। अब हम देख रहे हैं कि इसके आगे क्या हुआ। ओके, द स्टोरी कंटिन्यूज। यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन है अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जिसको डिनोट किया गया है रेन ऑफ टेरर से। ठीक है, क्या था ये समझते हैं। देखिए भाई, जब लुई द 16 यहां से हट गया, लुई द 16 फ्रांस से उसका कंट्रोल हट गया, तो फ्रांस की जो पूरी टेरिटरी थी उसको रिपब्लिकन कहा गया। ठीक है, आप समझे। रिपब्लिकन क्या होता है? जहां पे राजा का कंट्रोल नहीं हो, राजा और रानी का कंट्रोल नहीं होता, उसको रिपब्लिकन कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। तो पूरा का पूरा जो फ्रांस था अब वो रिपब्लिक बन चुका था। और किसकी गवर्नमेंट आ गई थी? गवर्नमेंट आ गई थी बेटा जी रॉबेस्पियर की। कैसे? इसको समझें आप कि इट वॉज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम 1793 टू 1794। इस टाइम को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। क्यों कहा जाता है? देखिए कि क्योंकि जब जकोबियंस की गवर्नमेंट आई और उनकी गवर्नमेंट के जो लीडर थे रॉबेस्पियर, वो इस तरह के लीडर थे कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज बना दी जिससे कि वो पूरे फ्रांस में कंट्रोल कर सके और जो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हैं उन्हें पनिश कर सके। बात समझे आप? जो रॉबेस्पियर था जकोबियंस का लीडर, आपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था इसके बारे में, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो जो रॉबेस्पियर था ना, रॉबेस्पियर ने क्या किया, कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी जिससे कि लोग डरें, परेशान हों, और इवन वो कंट्रोल करना चाह रहा था सारे लोगों को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो अब उनको सत्ता मिली थी। जकोबियंस आए थे और अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स थे, अलग अलग पार्टीज थी, समझे आप। तो ऐसे में क्या हुआ, जो रॉबेस्पियर है, रॉबेस्पियर ने कंट्रोल करने के लिए, लोगों को पनिश करने के लिए इस तरह की सीवियर पॉलिसीज बनाई जो शायद अच्छी नहीं थी। तो रॉबेस्पियर ने क्या किया, बहुत सारी सीवियर पॉलिसीज बनाई। सीवियर मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन, कठोर। अब देखें, उस पर्सन को, रॉबेस्पियर को, अगर कोई भी ऐसा पर्सन लगता था कि वो उसके रिपब्लिक का एनिमी है, आप समझे, अगर रॉबेस्पियर को महसूस होता था कि रिपब्लिक जो हमने बनाया है उसके कुछ लोग एनिमी हो सकते हैं या कहीं ना कहीं ये लोग हमारे लिए डेंजर हो सकते हैं, तो वो उनको क्या करता था, वो उनको अरेस्ट कर लेता था, इम्प्रीजन करवा देता था और ट्रिब्यूनल के पास में भेज देता था। बात समझें आप, ट्रिब्यूनल मतलब एक तरीके का कोर्ट। तो रॉबेस्पियर को कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता था जो उसको रिपब्लिक के अगेंस्ट में लगे, चाहे वो नोबल्स हों, चाहे वो क्लार्जीज हों, या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हों, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल क्लब्स के मेंबर्स हों, इवन उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स को भी अगर उसको ऐसा लगता था कि दे आर अगेंस्ट टू रिपब्लिक, तो वो उन्हें क्या करता था, अरेस्ट कर लेता था, पहले इम्प्रीजन करवा देता था और फिर उनको ट्रायल्स के लिए भेज देता था ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल क्या होता है, लेट्स सी। देखिए, ये एक तरीके का कोर्ट होता है बेटा, ठीक है, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स। इसमें जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने वाले लोग थे उनका एक ग्रुप होता था। हालांकि इसमें जैसे कोर्ट होता है ना, वैसे जज होते थे। तो जैसे यहाँ हियरिंग चल रही है, देखो यहाँ पर एक पर्सन को पहले अपॉइंट दिखाया गया है, सामने लेकर आया गया है, फिर इसका केस स्टडी किया जा रहा है और फिर उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा कि भैया ये एक तरीके से क्रिमिनल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता था, अगर उसको लगता था कि कोई भी उसके अगेंस्ट में है, अब वही बात है ना कि उसको पावर मिल गई है, अब वो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो उसने क्या किया, कभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे अगेंस्ट जा सकता है, नाम केवल था कि रिपब्लिक के अगेंस्ट में, लेकिन उसको लगता था ना कि ये उसके अगेंस्ट में है, तो ऐसे में क्या करता था, वो इनके सामने उनको पेश कर देता था। अब सुनिए क्या होता है, जिन लोगों को रिपब्लिक, चाहे एक्स नोबल्स हैं, क्लार्जीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और इवन उसके खुद के मेंबर्स भी होते थे, तो उसको ट्रिब्यूनल में भेजा जाता था और ये ट्रिब्यूनल उसके केस की स्टडी करता था। और जब स्टडी करने पर किसी को गिल्टी पाया जाता था तो उसको गिलोटाइन कर दिया जाता था। अब ये गिलोटाइन क्या है समझिएगा। पहले तो ये समझो, अगर किसी को गिल्टी पाया गया है, ऑफ कोर्स क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन गिल्टी पाया जाएगा, अगर किसी पर ऑफेंस उन्होंने साबित कर दिया, अब उनको चेक करने वाला कौन है कि वो सही था कि गलत था, लेकिन अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसको गिलोटाइन कर दिया जाएगा। अभी गिलोटाइन क्या है, लेट्स सी।
देखिए भाई, यहाँ पर वैसे तो मैंने आपको ये फोटोग्राफ दिखाई है, बहुत ही कलरफुल फोटोग्राफ है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो दो पोल्स हैं, ठीक है जी। दो पोल्स के बीच में ये ऊपर एक ब्लेड लगी हुई है, यहाँ पर एक फेस आपका होल्ड हो सके इस तरह का कोई एक प्लेस बना रखा है, एक कट बना रखा है। इसके अंदर लोगों की जो गर्दन होती है उसको फंसाया जाता है, ऊपर से एक ब्लेड होती थी और वो ब्लेड आके बिल्कुल सीधे इनके ऊपर गिरती थी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आप समझे है क्या। ये गिलोटिन एक तरीके की डिवाइस है जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं और दोनों पोल्स के ऊपर ब्लेड्स लगी हुई होती है। विच अ पर्सन इज beheaded, अगर उसको आपने ट्रिगर को ऑन कर दिया तो वो ब्लेड बहुत ही झटके से नीचे आएगी और उस पर्सन की जो गर्दन होगी वो कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैंने दिखाया भी है। देखो यहां से ये अलग हो जाएगा, ये ऊपर ब्लेड है, एक बार तो पहले यहां से लॉक कर दिया गया दोनों पोल्स को, और उसके बाद से ये जो ट्रिगर है, यहां पर एक ट्रिगर होता था, उसको छोड़ दिया जाता था तो ऊपर प्रेशर के साथ में ये नीचे आती थी, और जैसे नीचे आती थी तो उसकी गर्दन भैया अलग हो जाती थी। इस डिवाइस को एक तरीके से इन्वेंट करने वाले जो पर्सन थे उसका नाम था ग्लूटिन। ओके, सो जो ये इवेंट करा है, जिन्होंने इस चीज का इन्वेंशन किया, उसका नाम था ग्लूटिन, और उन्होंने क्या किया, उन्हीं के नाम से इस डिवाइस का नाम रखा गया। अब आगे देखो इस बात को कि जो रॉबेस्फियर था ना, उसको किसी पर भी ऐसा लगता था कि नहीं ही इज नॉट गुड फॉर हिम, तो वो उसको इस तरह का ऑफेंस, इस तरह का पनिशमेंट देता था, इस तरह के ऑफेंस में कि भी कुछ भी बना देता था मन से, और उसकी जो फेस होता था, जो उसका हेड होता था, उसको कटवा देता था। इस तरह से उसका जो टेरर था वो हर जगह फैल गया था कि भैया उसके अगेंस्ट में तो कोई बोलना ही मत, अदरवाइज तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो रॉबेस्फियर इस तरह का जो काम कर रहा था, इससे जो लोग थे वो हैप्पी नहीं थे। देखिए आगे क्या है, रॉबेस्फियर की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज ऐसे इशू कर दिए जिससे कि जो सीलिंग है, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, कुछ इस तरह के इश्यूज उन्होंने क्रिएट किए, इस तरह के नए लॉज बना दिए जिससे कि मैक्सिमम आप सीलिंग कर सकते हैं वेजेस को और प्राइजेस को। सीलिंग मतलब फिक्स कर दिया इन्होंने कि हाईएस्ट वेजेस इतनी होगी और किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्राइस इतनी होगी। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में। आप याद करें, ब्रेड्स महंगी हो गई थी, राशनिंग महंगा हो गया था, सब चीज़ महंगी हो गई थी, लोगों के पास में जॉब नहीं थी, एंड इसी चीज़ को इन्होंने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, हर चीज़ की जो कीमत है उसको इन्होंने फिक्स कर दिया एक बार। तो जब सारी चीज़ें इन्होंने फिक्स करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं इनको ये भी तय करना था कि भाई मजदूरी कितनी देंगे हम। प्राइजेस तो आपने फिक्स कर दिए, बट मजदूरी भी तो, वेजेस भी तो इनको कम मिल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, उन वेजेस को भी कंट्रोल करने के लिए दे हैव स्टार्टेड डूइंग सच थिंग कि इनकी वेजेस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इस चीज़ को आप डिसाइड कर लो। तो उन्होंने वही किया, इन्होंने सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस इनको एक तरीके से फिक्स कर दिया। रॉबेस्फेयर की गवर्नमेंट ने और क्या किया, आप समझ रहे हैं। अभी रॉबेस्फेयर के अगेंस्ट में जो भी जा रहा है उसके लिए तो हमने पनिशमेंट देख लिया, बट इन्होंने कुछ काम भी तो किया होगा ना जितने टाइम तक इनकी गवर्नमेंट रही। तो पहले तो वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ फूड और जो डिफरेंट थिंग्स थी उनको उन्होंने फिक्स कर दिया। साथ ही साथ मीट एंड जो ब्रेड था उसको राशनिंग करना शुरू किया। आप समझिए, राशनिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उस सिस्टम में क्या होगा, उस सिस्टम में बहुत ही सस्ते दामों पर चीज़ें दी जाती हैं। तो ऑब्वियसली लोगों के पास में अभी ना मीट है ना ब्रेड है, जो कि इनकी स्टेपल डाइट्स में आता है, तो ये चीज़ें इनके पास में नहीं थी। सो दैट दे हैव इनिशिएटेड कि भैया इन लोगों को मिलना चाहिए ऐसा, तो उन्होंने राशनिंग करना शुरू किया मीट का एंड ब्रेड का, ठीक है। और क्या स्टेप्स दे हैव टेकन, अब जो पीजेंट्स हैं ऑब्वियसली अब ये क्या कर रहे हैं, ब्रेड अगर देना चाह रहे हैं, राशनिंग करना चाह रहे हैं, मीट राशनिंग करना चाह रहे हैं, तो पीजेंट्स को ऑब्वियसली ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा और उनकी जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑर्डर दिया पीजेंट्स को कि भैया आप लोग आओ ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्रेन्स लेकर के सिटीज़ में और उनको सेल करो द प्राइजेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर रही है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप ग्रेन्स लेकर आ रहे हो, जो भी ग्रेन्स आप ग्रो कर रहे हो, उसको हमें देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट चाह रही थी कि जिन लोगों के पास में ग्रेन्स नहीं है, जो लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उन सब तक ये चीज़ें पहुंचाई जा सके। सो दे हैव इनिशिएटेड कि जो पीजेंट्स थे और उन लोगों को कहा गया, फोर्सफुली ये चीज़ करवाई गई उनसे कि उनकी जो ग्रेन्स वो ग्रो कर रहे हैं वो सिटीज़ तक लेकर आएँ और गवर्नमेंट की बताई हुई फिक्स प्राइजेस पे उसको बेचें। ओके, आगे देखिए, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वॉज प्रोहिबिटेड।
पहले क्या होता था, व्हाइट फ्लावर जो होता था उससे ब्रेड बनती थी और कहीं ना कहीं ये बहुत एक्सपेंसिव था। सो दैट इसको क्या किया गया, इस चीज को इन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से मना कर दिया, फॉरबिडन, दैट व्हाइट फ्लावर आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो आप इसके लिए क्या करो, व्हाइट फ्लावर यूज ना करके आपको यूज करना पड़ेगा होल व्हीट से बना हुआ फ्लावर। ठीक है, आप समझें, व्हाइट फ्लावर बहुत एक्सपेंसिव है, उससे जो ब्रेड बनती है ऑफ कोर्स उसके अंदर बेकर का भी पैसा ऐड हो जाएगा और वो चीजें और महंगी हो जाएगी। और ऐसे में इन्होंने कहा कि आप है ना मिक्स ग्रेन का या होल व्हीट जो होते हैं उनका, उनसे ब्रेड आप बनाओ, फ्लावर बनाओ पहले और फिर उससे ब्रेड बनाओ, तो वो ज़्यादा आपके लिए चीपर रहेगी और इससे हमारी जो एटलीस्ट हमारी जो एपेटाइट है उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को रिक्वायरमेंट है कि वो पेन डिग्लाइट मतलब इक्वल ब्रेड वो यूज करें। ऐसे लोव्स मतलब एक तरीके से वो बन होता है ना वैसा, कि वो होल व्हीट से बना हुआ जो लोफ है या जो इक्वल ब्रेड है जिसको फ्रेंच में प्लेन डिग्लाइट भी कहते हैं, उसको वो यूज करें। ठीक है, पेन डिग्लाइट, या फिर इसका एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। तो इन्होंने कहा कि जो होल व्हीट से बने हुए लोफ हैं दे मस्ट यूज, इंस्टेड आप बेसिकली उस चीज को यूज करो जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, तो वो चीजें करनी नहीं है। और इन्होंने क्या किया देखिए, इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। अगर आप किसी को यहाँ पर पहले क्या होता था, जो राजा होता था उसके अलग एक तरीके से सिंबलाइजेशंस थे, वो अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करवाता था अपनी टेरिटरी में। इन्होंने कहा कि भैया आप ऐसे शब्द यूज़ करो जो हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे राजा के लिए क्या कहा जाता है, महाराजा, है ना, तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं हमले अलग कर देते हैं हम लोगों को कम्युनिटी से। तो उन्होंने उन पे भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क किया कि आप कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ करते हो जो शब्द शायद अच्छे नहीं हैं, जैसे मैंज्योर और मैडमे, मदामे कहते हैं वैसे तो फ्रेंच में इसको। तो इन्होंने कहा कि आप जो ट्रेडिशनल मैंज्योर या मदामे जो यूज करते हो शब्द जिसका मतलब सर और मैडम है, उसकी जगह पर अब आप कुछ और यूज करो। क्या? इन्होंने कहा कि उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हो सिटोई और सिटोइन। ओके, सिटोए और सिटोइन। तो ये जो शब्द हैं जिनका मतलब बेसिकली सिटीजन्स होता है, मेल सिटीजन, फीमेल सिटीजन, तो इन्होंने कहा कि आप जो मैंज्योर और मदामे यूज करते हो उसकी जगह सिटोए और सिटोइन यूज करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कॉमन शब्द हैं। ठीक है, आप किसी को ज्यादा शब्दों के थ्रू, आपकी स्पीचेस के थ्रू, आपके एड्रेस के थ्रू, जब किसी को आप एड्रेस करते हो, पुकारते हो, तो उन सब चीज़ों में भी आपको कहीं ना कहीं इक्वालिटी लानी पड़ेगी। तो यू शुड यूज सच वर्ड्स। ओके, और क्या किया देखो इन्होंने क्या किया, जितने भी चर्च थे उन चर्च को, क्योंकि क्लार्जीज वहां थे, क्लार्जीज अपनी मनमर्जी करते थे और चर्च को टैक्स भी देना पड़ता था। ठीक है, तो जो टैक्सेस दे रहे हैं आप, चर्च को मिसयूज कर रहे हो और प्रिविलेज्ड एक तरीके से आप हो। सो जो चर्चेस थे इन्हें बंद कर दिया गया और इनकी जो बिल्डिंग थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज। मैक्सिमम जो चर्च थे, मैंने आपको अभी बताया कि मिसयूज कर रहे थे अपनी पावर को, तो ऑफ कोर्स तो उनकी जो चर्च हैं बड़े बड़े एक्सपेंसिव, बहुत आलीशान, बहुत बड़े बड़े, तो उनको क्या किया, उनकी जो बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बैरक्स एंड ऑफिसेज। बैरक्स का मतलब होता है एक तरीके से जहां पे ट्रूप्स जो होते हैं वो रहते हो। ठीक है, जहां पे ट्रूप्स रहते हो, एक तरीके से होम ऑफ ट्रूप्स, होम फॉर ट्रूप्स। ठीक है, एंड जो ऑफिसेज हैं ऑफ कोर्स वो बिल्डिंग्स जहां पे ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिशियल जो वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफिसेज। तो यहाँ पे ट्रूप्स के लिए और एक तरीके से बैरक्स बनाए गए, किसको कन्वर्ट कर दिया गया, चर्चेस को। और क्या किया, रॉबेस्फियर इतना ज्यादा एक तरीके से पागल हो चुका था अपनी पावर्स को लेकर के, अपनी पॉलिसीज को लेकर के, कि किसी भी तरीके से वो इन पॉलिसीज से पीछे नहीं हट रहा था। और इसके जो सपोर्टर थे, खुद इसके जैकोबिन ग्रुप के मेंबर्स, वो भी चाह रहे थे कि भैया इसको थोड़ा सा आप आसान बनाओ, मॉडरेट करो, क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो इतनी टफ हैं, आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हो अपनी पॉलिसीज को लेकर के कि किसी को भी ऑर्डर दे देते हो कि भैया इसका सर काट दो। ठीक है, तो वो तो गलत है। तो इसके जो सपोर्टर थे इवन वो भी चाह रहे थे कि आप जो पॉलिसीज बना रहे हो उसको थोड़ा सा मॉडरेट करो, थोड़ा सा आप लीनियंट करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फाइनली क्या किया गया,
जब ये लीनियंट नहीं हुआ तो फाइनली इसको तो अरेस्ट किया गया। सबसे पहले तो जुलाई 1794 में इसको अरेस्ट किया गया और फिर इसको एक दिन सेंटेंस दे दिया गया, डेथ सेंटेंस, और इसको क्या कर दिया गया, गुलिटिन कर दिया गया, इसको भी मार दिया गया, बी हेडेड कर दिया गया, इसका गला काट दिया गया। ठीक है, देखो कितना अजीब सा मंजर होता होगा ना कि सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे और एक आदमी है जिसकी बॉडी यहाँ पर है, उसका सर कट गया है, और एक आदमी देखो उसका सर उठा रखा है। सो बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन होता होगा, लेकिन कोई नहीं, अब तो ऐसा होता नहीं क्योंकि ये इनह्यूमन एक्टिविटी है और ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हुई वहाँ पे। होपफुली ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अपने ही देश में रह कर के डरना, सही चीज़ बोलने से डरना, और एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे आप केवल एक ही आदमी की चले, तो वो जो टाइम था उसको कहा गया रेन ऑफ टेरर। स्टार्टेड इन 1793 एंड जुलाई 1794 तक ये एग्जिस्ट किया, तो इसी टाइम ड्यूरेशन को कहा गया एक तरीके से रेन ऑफ टेरर। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कब से कब तक, मैंने देखो आपको बताया था कि जब रॉबेस्फेयर ने जकोबियंस ग्रुप को एस्टेब्लिश किया और जकोबियंस ने लुई द 16 को हटा दिया, वहां उस टाइम से लेकर जुलाई तक 1792, 21 ऑफ सितंबर 1792 ये वो टाइम था जब एक तरीके से कौन आया, जकोबियंस आए, और जकोबियंस ने पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया और लुई द 16 को हटा दिया। और जिस टाइम तक रॉबेस्फेयर वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, रॉबेस्फेयर का वर्क चल रहा है, रॉबेस्फेयर अपनी बातें लोगों से मनवा रहा है, उस टाइम तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको एक तरीके से कंसीडर किया जाता है द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, कब, जुलाई 1794, क्योंकि आप याद रखेंगे ना कि 1793 में तो रॉबेस्फेयर ने एक तरीके से गवर्नमेंट को अपने अंडर में किया था, उसके पहले तक तो गवर्नमेंट चली रही थी। और देखिए आगे क्या हुआ। अब एक और नया टॉपिक है जो है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। एक डायरेक्टरी थी जो रूल कर रही थी किस पे, फ्रांस पे। समझे आप, अभी हमने देखा कि जब 21 ऑफ सितंबर 1792 में जब लुई द 16 को हटा दिया गया और वहां पर उसको रिपब्लिक अनाउंस कर दिया गया, तो एक गवर्नमेंट आई। वो गवर्नमेंट कौन सा था, उस गवर्नमेंट को कहा गया था कन्वेंशन। समझे, एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट की गई, एक नई असेंबली इलेक्ट की गई जिसको कन्वेंशन कहा गया। अब ये कन्वेंशन भी हट गई थी क्योंकि रॉबेस्फेयर जो इसमें था वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर बन चुका था, इनह्यूमन एक्टिविटीज कर रहा था। तो इसके बाद में कौन आ जाता है, एक डायरेक्टरी आ जाती है। डायरेक्टरी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल विल रूल ओवर द कंट्री। ठीक है, ग्रुप बनेगा और वो क्या करेंगे, कंट्री पे एक तरीके से रूल करेंगे। ठीक है, समझे आगे। देखिए भाई क्या हुआ इसमें, लेट्स हैव अ लुक। थोड़ा सा जल्दी। The reign of terror ended in 1794. The Jacobean government fell down and a new constitution was prepared by an elected convention providing for a republican form of a government with the legislature and an executive body called the Directory. आप समझें, जकोबियन गवर्नमेंट हट गई, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, एक नई इलेक्टेड कन्वेंशन मतलब एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जिसने एक तरीके से एक नई गवर्नमेंट को फॉर्म किया जिसमें अपने पास लेजिस्लेचर भी थी और उसकी खुद की एग्जीक्यूटिव बॉडी भी थी जिसको क्या कहा गया, डायरेक्टरी। बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझें आप। यहां पर इसने कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर खुद की लेजिस्लेचर है, खुद का एग्जीक्यूटिव है, और ये अब नई गवर्नमेंट है फ्रांस के लिए जिसके अंदर टोटल 5 मेंबर्स हैं जो देश में एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। ठीक है, बात समझें आप। इलेक्टेड न्यू गवर्नमेंट दैट हैज 5 मेंबर्स फॉर डूइंग ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क्स। ओके, समझे आप, प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। अब ये जो 5 लोगों का ग्रुप है जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, मतलब एक्टिविटी जो एग्जीक्यूशन का काम है किसी भी बने हुए रूल्स को पूरा करने का, वो लोग हमेशा क्या करते थे, क्लैशेस होता था उनका लेजिस्लेचर के साथ। वो हमेशा लेजिस्लेचर के साथ में अनहैप्पी होते थे। लेजिस्लेचर लॉ बना देता था और ये लोगों से डिससेटिस्फाइड होते थे, सो दैट दे हैव लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंड कि इन लोगों को हटा दिया जाता, बार बार बदल दिया जाता। क्यों? क्योंकि ना लेजिस्लेचर ना एग्जीक्यूटिव तालमेल ही नहीं इनका। ठीक है, तो बात समझे कि जो भी डायरेक्टर्स थे ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल
हु देन सॉट टू डिसमिस दैम, तो फिर उसके बाद में उनको हटा दिया जाता था। इसके कारण से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाती है। बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है फ्रॉम 1794 टिल 1799। इनके बीच में बहुत बार गवर्नमेंट बनी, बहुत बार गवर्नमेंट हटी, और अल्टीमेटली कंडीशन ये आ गई कि द राइज ऑफ नेपोलियन वी हैव सीन। ओके, सो आप समझें कि इस तरह की सिचुएशन बदलती गई कि यहाँ पे एक मिलिट्री का डिक्टेटर हमारे सामने आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन का टाइम ड्यूरेशन यहीं से शुरू हुआ क्योंकि वहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी एंड द कंडीशंस वर डे बाय डे वो खराब होती जा रही थी। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था, सो दैट यहाँ पे डिक्टेटर आ गया और उस डिक्टेटर का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, समझ में आई बात यहां तक? होपफुली कोई इश्यूज आपको नहीं होंगे। तो एक बार जल्दी से देखें हमने क्या किया। रॉबेस्फेयर, अच्छा थोड़ा और शुरू से शुरू करते हैं। लुईस 16 क्या था? इकोनॉमिकली बहुत ही प्रॉब्लम में था, तो उसने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की, टैक्स बढ़ नहीं पाया क्योंकि लोग नहीं दे सकते थे टैक्स। उसके लिए रिवॉल्ट हुई, लुई द 16 ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। लोगों की इस बात के बावजूद भी लुई द 16 ने उनको हटाने की, उन लोगों के इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की थी। लोगों को पता चला, लोगों ने रिवॉल्ट कर दी। रिवॉल्ट करने के बाद लुई 16 को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और उसकी जगह पर आ गई एक कन्वेंशन। कन्वेंशन के अंदर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट आई थी वो इस तरह की बन गई कि आगे चल के जो उनके लीडर थे जिनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर, वो डिक्टेटर बनने लगे और जो भी उनके अगेंस्ट या अच्छी चीज़ भी सही चीज़ भी बोलता था वो उसको एक्सेप्ट नहीं होती थी और वो उसको एक तरीके से पनिश कर देता था। सो दैट वो इतना ज़्यादा क्रूअल हो चुका था कि उसकी गवर्नमेंट ने ही उसको वहाँ से हटा दिया और एक तरीके से वहाँ पर फिर से गवर्नमेंट, मतलब फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट हट गई। उसके बाद में फिर से कुछ सोचा गया कि भैया क्या किया जाए, तो नया फॉर्म लेकर आया गया गवर्नमेंट का जिसको कहते हैं डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी के अंदर 5 मेंबर की कमेटी थी जो कि देश को चलाने का काम करती थी, एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। बट डायरेक्टरीज और जो लेजिस्लेचर था उनके बीच में कभी भी बनती नहीं थी। सो दैट क्या हुआ, ऐसे में एक तरफ तो सोचना पूरा का पूरा पार्लियामेंट है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, और एक तरफ है 5 लोगों का कमेटी, तो उनके बीच में कभी भी नहीं बनती थी। तो कभी वो हट जाते थे, कभी वो हट जाते थे। इसका मौके का फायदा उठाया मिलिट्री डिक्टेटर ने जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और यहाँ से शुरुआत होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। वैसे नेपोलियन बोनापार्ट का जो राइज है वो हम थोड़ा लेट देखेंगे, उसके पहले एक टॉपिक और होगा वो हम समझेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ते हैं इसके आगे। तब तक के लिए बाय बाय।